नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर आप देख सकते हैं। और अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का परिकल्पना करें ये अतिशयोक्ति होगी, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दरअसल टॉपिक का नाम एमएसएमईज है, और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी इन द सेंस कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बातें हो और अनावश्यक जो वीडियो का लेंथ है, सेशन का लेंथ है, वो लंबा ना हो। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी आज हमारा खंड है। आगे बढ़ूं से पहले एक बार मैं साउंड ऑडियो क्वालिटी को देख लूं। क्वालिटी नहीं, दरअसल क्वालिटी जो भी रहे। बहरहाल, तो जिस प्रश्न के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे आज वो कुछ इस प्रकार है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई की भूमिका क्या है, और इस क्षेत्र में अर्थात एमएसएमई के क्षेत्र में, या यूं कहें एमएसएमई के विकास के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। इन तमाम विषय वस्तु को आज हम विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए, यदि आपको इनफैक्ट एज अ कंट्री किसी भी परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो एमएसएमई को आप इग्नोर, या यूं कहें एमएसएमई को आप हाशिए स्तर पे कतई नहीं रख सकते। रखना तो दूर, रखने के लिए सोच भी नहीं सकते। क्यों, कैसे, कितना महत्वपूर्ण है, तमाम जानकारी आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो जरूर मिल जाएगा। तो चलिए, आइए सबसे पहले कुछ हमारे पास आंकड़ा है, कुछ डेटा है, और वो डेटा इस बात को जस्टिफाई करेगा, इनफैक्ट इस बात को प्रूफ करेगा कि हमारे देश में एमएसएमई की क्या जो महत्वपूर्ण क्या भूमिका है और कितनी ज्यादा भूमिका है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि हमारे देश में एमएसएमई, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि एमएसएमई क्या है, जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करने वाले हैं। तो माइक्रो, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल और एम फॉर मीडियम, यानी कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ई फॉर इंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म और लघु और मध्यम जो उद्योग हैं, उस उद्योग के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये विगत सप्ताह में बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए भी रहा क्योंकि बजट पास हुआ जनवरी के पहले दिन, इनफैक्ट पहले सप्ताह अगर आप कह लें जनवरी के। तो और उसमें जो एमएसएमई की परिकल्पनाएं थी बजट पेश होने के पहले, उसको बदला गया है। दरअसल अगर मैं कुछ डेटा के साथ बात करूं तो वैसे क्षेत्र जो जिसमें तकरीबन 1 करोड़ की अगर इन्वेस्टमेंट हो तो उसे हम माइक्रो के अंतर्गत रखते थे, और स्मॉल में रखते थे। दरअसल अभी 25 करोड़ है, उस वक्त तकरीबन 10 करोड़ के आसपास था। मतलब सीधा सीधी आप ये समझिए, अगर कोई बिजनेस है 1 करोड़ की राशि अगर ये इन्वेस्ट की जा रही तो सूक्ष्म लघु के अंतर्गत आएगा। 5 करोड़ की अगर ये कही जा रही तो फिर लघु में आएगा, और 25 करोड़ के आसपास अगर उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही तो वो मध्यम उद्योग में आएगा। इस तरीके से डिफिनेशन थी। इस बजट में बढ़ा दिया गया, और तकरीबन जो पहले 1 करोड़ था वो दरअसल 2.5 करोड़ हो गया। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें अगर 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है तो उसे हम सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। एक सेकेंड।
मैं एक बार साउंड इन्वेस्टमेंट होती है ऐसा। तो ये बातें थी दरअसल। मैं नेट की स्ट्रेंथ तो सही है पर बफरिंग का वो क्यों। आई होप आपके साइड में सही रहा होगा। बहरहाल चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं जैसा कि बता रहा था कि विगत सप्ताह में जो बजट पेश हुआ, जिसमें जो पहले की पूर्व धारणाएं थी, इनफैक्ट पहले की जो क्लासिफिकेशन थी, उसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफिकेशन में क्या बात कही गई कि पहले जो धनराशि रही थी विच मीन्स इन्वेस्टमेंट का, वो 1 करोड़ था, अब बढ़ाकर इसे 2.5 करोड़ कर दिया गया। मतलब 2.5 करोड़ विच मीन्स पहले स्मॉल में और मीडियम में अगर ये बात करें स्मॉल में 25 करोड़। अब मतलब कुल जमा बातें हालांकि आगे विस्तार से होगा, उसको विस्तार से देखेंगे, अभी यहाँ पे उल्लेख करने से बचते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो बात थी वो ये कि अगर आपने सपना देखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, विच मीन्स अगर आपका लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव हो पाएगी जब आप अपने आधार को, इस एमएसएमई के आधार को, जो कैपिटलाइजेशन है उसको बढ़ाएंगे और इसके अंदर जो संरचनाएं हैं उसको प्रॉपर तरीके से स्थापित करेंगे। तो इसी बात को आज हम देखेंगे। चलिए बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर एक और डेटा के साथ हम बात करें कि हमारे देश में कुल कितने एमएसएमईज हैं, तो संख्या के आधार पे तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। अगर मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, हाँ सही है, 1 करोड़ की संख्या में एमएसएमईज हमारे अर्थव्यवस्था में है। और जो रोजगार मिलता है वो सबसे दूसरे स्थान पे आता है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार सृजन कृषि में है। तकरीबन मैंने आपको बताया था कुल जो वर्कफोर्स है आपका तकरीबन 56 करोड़ के आसपास आपके देश में, उसमें तकरीबन 40s के आसपास, 43-42% के आसपास, अगर आप थोड़ा सा रफ डेटा को आगे बढ़ाएं तो आधे से ज्यादा जनसंख्या आपकी कृषि पे, कृषि क्षेत्र में संलग्न है। दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या तकरीबन 8 करोड़ के आसपास, 7.5 करोड़ के एग्जैक्ट डेटा रही, रफली माने तो 8 करोड़ के आसपास एमएसएमई में रोजगार सृजित है। तो और वैल्यूएशन के माध्यम से अगर आप देखें कि आपकी जो जीडीपी है, उस जीडीपी में इस एमएसएमई की जो भागीदारी है वो तकरीबन 30% के आसपास है, 30% के आसपास है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आपका निर्यात होता है, आपके देश से वस्तुएं जो बाहर जाती है, और जिससे आपका डॉलर मजबूत होता है, इन द सेंस कि आप आप डॉलर की जो स्थिति है वो बेहतर होती है, उसमें तकरीबन 40% की भूमिका है। तो इन डेटाओं का और भी क्या महत्व है आने वाले एनालिसिस में आज की सेशन में देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये बातें रहा, हमने ये देखा एमएसएमई है क्या। एमएसएमई 3 खंडों में बांटा गया, दरअसल 3 स्लैब में कैपिटलाइजेशन के आधार पे। अब डायरेक्ट ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की आर्थिक वृद्धि में जो एमएसएमई है इसकी भूमिका क्या है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की क्या भूमिका है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में पहली जो बात कही जा रही है रोजगार सृजन और आजीविका की, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट की। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो रोजगार सृजन का क्षेत्र है वो कृषि है। तकरीबन 42% ऑफ 56 करोड़ को जनसंख्या, 42% कृषि में। यहाँ बातें कही जा रही है कि 8 करोड़ के आसपास आपकी जनसंख्या यहाँ संलग्न है। तो सबसे पहला फायदा ये है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी पर्सपेक्टिव कि आपकी बहुत बड़ी जनसंख्या जो कार्यबल का एक हिस्सा है उसको कहीं ना कहीं एक सराह उनकी रोजगार सृजनता की अवसर इसमें एमएसएमईज में देता है। तो पहला है रोजगार सृजन का फायदे के पर्सपेक्टिव में। दूसरी बात इसमें ये कही जा रही कि अगर आप अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रॉपर तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एमएसएमई का ये सेक्टर जो है, मतलब एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो हमारे एमएसएमईज हैं दरअसल वो तकरीबन ट्रांजिशन अवस्था में है। ट्रांजिशन अवस्था लोकेशन के पर्सपेक्टिव में कहें ना तो पूरे तरीके से ये ग्रामीण प्रदेश में है और ना ही पूरे तरीके से ये शहरी प्रदेश में है। ये उस जगह पे ज्यादा है एमएसएमईज जो आपके शहर और गांव के बीच की कड़ी है, जिसे हम मध्यम शहर कह लें। तो उस लिहाज से भी यदि आप एमएसएमई को एक लिंक्ड आप एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखें जो अर्थव्यवस्था के दोनों पक्षों को देखता हो, शहरी अर्थव्यवस्था को भी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे? आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो गाथाएं हैं वो पढ़ी होगी, सुनी होगी। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारी अर्थव्यवस्था में।
और आगे चल के ये बात भी कही जाएगी कि कैसे हम उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को एमएसएमई के सेक्टर में जोड़े, यूं कहें तो दोनों को आत्मसात लाएं। बहरहाल ये चीजें बाद में। अभी ये कहने का जो मेरा मतलब है कि यदि आप अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो निस्संदेह इस व्यवस्था को, एमएसएमई के सेक्टर को प्रॉपर तरीके से मतलब बढ़ाने की जो भी अवसंरचना या संस्थागत जरूरत है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। तो पहले फायदा रोजगार सृजन। दूसरी बात कही जा रही है जीडीपी और औद्योगिक विकास में योगदान। जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि हमारे देश में जो एमएसएमई का योगदान है जीडीपी में वो तकरीबन 30% के आसपास, मतलब 30% के आसपास है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर आता है, बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हमारे अर्थव्यवस्था में होती है। और पोटेंशियल की बात करें, कई रिपोर्ट ऐसे ही प्रकाशित हुई जिसमें ये बात कहा जा रहा है कि यदि भारत अपने एमएसएमई की पोटेंशियल को बढ़ाने का, जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को गेन करने का प्रयास करे, तो निस्संदेह आने वाले दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार भारत बनेगा। जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है इसमें अभी फिलहाल रूप में चाइना का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व की जितनी भी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है, विशेष तौर पे आपूर्ति श्रृंखला के पर्सपेक्टिव से देखें तो सप्लाई एंड चेन, विच मीन सप्लाई, आपूर्ति श्रृंखला को अंग्रेजी में कहेंगे, तो सप्लाई एंड चेन की जो भूमिका है उसमें चाइना की अत्यधिक भूमिका है। अगर चाइना के आसपास पहुंचना है या उसको सरप्लस करने की प्रयास करना है आपको एज अ इंडियन इकोनॉमिस्ट, तो कहीं ना कहीं आपको इस व्यवस्था को, एमएसएमई की व्यवस्था को सुदृढ़ ही नहीं बहुत सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्या क्या आयाम है, किन किन क्षेत्रों को प्रॉपर तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है, इनफैक्ट सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, अभी हम और भी विस्तार से देखेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि भारत की भूमिका क्या है हमारे एमएसएमई में, माफ कीजिएगा, एमएसएमई की भूमिका क्या है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो जीडीपी और औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास को अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहूं तो एक बात कही जाती है कि एमएसएमई का जो प्रमुख उत्पाद है वो कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा जिसमें उत्पादन होती है। मैं मानता हूं, इनफैक्ट मानता नहीं, जो बातें कही जाती है वो ये है, पहला वस्त्र उद्योग, दूसरा चमड़ा का उद्योग, और तीसरी बात जो है जिनकी ज्यादा भूमिका होती है वो है इंजीनियरिंग संबंधी अप्लायंस, जो चीजें बनती है वो। तो ये बातें रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो 3 चीजें हैं इसमें से सबसे ज्यादा निर्यात भारत तरफ से जो होता है वो इंजीनियरिंग अप्लायंस, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, फिलहाल अभी वस्त्र का और चमड़ा का उद्योग प्रॉपर तरीके से जो निर्यात है जिसमें ज्यादा भूमिका होती है एमएसएमई के पर्सपेक्टिव से वो चमड़ा है। चमड़ा से बना उद्योग है, जैसे चप्पल, जूते, बैग, फिर वस्त्र भी होते हैं। तो इनकी निर्यात में भूमिका अत्यधिक है और एमएसएमईज में इनकी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं उपस्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े पैमाने पे है। और आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके निर्यात को बढ़ाना है और आपकी जो डॉलर की स्थिति है उसको अगर व्यवस्थित करनी है, सुदृढ़ करनी है, तो एमएसएमई की जो जटिलता है उसको कम करते हुए निर्यात बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी निर्यात हो रहे हैं उसमें 46% के आसपास अकेले एमएसएमई से उत्पादित वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। आप एक बात आप ये कह सकते हो कि हमारी जो ये अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी भूमिका होने के बावजूद निर्यात में ये सेक्टर जो अभी भी अछूता क्यों है, इन द सेंस ऑफ डेवलपमेंट, इन द सेंस ऑफ नए नए टेक्नोलॉजी का ये होना, दरअसल इंटेंगलमेंट होना, उपस्थिति होना, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी, हालांकि मैं आगे इसको विस्तार से बात करूंगा, तो अभी फिलहाल बचना चाहिए। बहरहाल, तो ये बातें रही। पहली बात तो ये कि जीडीपी में अत्यधिक भूमिका रही। दूसरी बात, औद्योगिक विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस लहजे से भी इसका जो विकास होना, मैं ये कह सकता हूँ, बहुत जरूरी है। विदेशी मुद्रा को बढ़ावा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही अभी कि कुल निर्यात का तकरीबन 46% के आसपास, 45% के आसपास सिर्फ अकेले इसकी भूमिका है। आखिरी बात कही जा रही है फायदे के पर्सपेक्टिव से कि अगर आप एमएसएमई को बेहतर करेंगे, आई मीन प्रॉपर तरीके से अगर फायदे को देखें या यूं कह लें इसकी भूमिका को देखें, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि आधारित उद्योग को सुदृढ़ करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही दरअसल एक एंगल से आप देखें तो कहीं ना कहीं एमएसएमई का आधार है। दूसरी बात ये कही जा रही कि एमएसएमई के जो रॉ मटेरियल है, जैसे कपड़ा है, आप चमड़ा उद्योग कह ले, इंजीनियरिंग अप्लायंस ये मान ले, ये सब तमाम चीजें प्रत्यक्ष रूप से कृषि पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है।
और यदि आप रॉ मटेरियल को या यूँ कहें इस क्षेत्र को, इस जो आर्थिक क्रियाविधि का क्षेत्र है, अगर कृषि से जोड़ दें, मेरा मतलब ये है कि कृषि से उत्पादित वस्तुओं को आप एग्जांपल के तौर पे ये कह सकते हैं, मान लीजिए सब्जी का उत्पादन हो रहा, मान लीजिए किसी ऐसे फल का उत्पादन हो रहा, अगर उसे एमएसएमई के अंतर्गत ला करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो निसंदेह ये व्यवस्थाएं और भी सुदृढ़ होगी और ये जो हमारा भविष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने का, कहीं ना कहीं वो भी आसान होगा। तो ये बात कही जा रही कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एमएसएमई की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जोड़ा जाए और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको भी इस क्षेत्र के साथ इंटैंगल किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि आने वाले दिनों में इसकी जो पोटेंशियल है वो भारतीय अर्थव्यवस्था यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा हम जो एक स्थिति है आगे बढ़ने की सकारात्मक वे में वो प्राप्त कर सके। तो ये थे कुछ अंश, कुछ पॉइंट जिसको हमने देखा कि भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई की क्या भूमिका है। हमने तकरीबन 5 से 7 पॉइंट को देखा जो ये बताती है कि इसकी भूमिका कितनी है। अब आइए कुछ समस्याओं की बात कर ले, क्योंकि विगत वर्षों में तकरीबन कई ऐसे पक्ष रहे जहां सकारात्मक चीजें बढ़ी, सकारात्मकता के साथ चीजें उपस्थित हुई हमारे अर्थव्यवस्था में, कई चीजें निगेटिविटी के साथ प्रभावित हुआ, नकारात्मक चीजों से प्रभावित हुआ। दरअसल एमएसएमई क्षेत्र के विकास में क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखें ताकि आप भी इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आपके अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचना है तो इन समस्याओं के समाधान हेतु आपको उपाय करने होंगे। समस्याओं में पहली बात है ऋण और वित्तीय बाधाएं। ऋण मतलब ये कि जो अभिगमता है, जो एसेसिबिलिटी है वो नहीं हो पा रही है हमारे उन तकरीबन 8 से 1 करोड़ की जो ये चीजें, हालांकि ये बात भी की जा रही थी, मैं कहाँ नोट तो नहीं किया अभी, हाँ पर मुझे ध्यान में है कि जो जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि हमारे अर्थव्यवस्था में जो तकरीबन 1 करोड़ एमएसएमईज हैं उनमें से 20% जो औपचारिक रूप से जो मतलब जिसके नाम पर, जैसे मान लीजिए मैं किसी प्रकार का एमएसएमई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा तो किसी नाम से रजिस्टर्ड होगा ना, तो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो तकरीबन 20% के आसपास है और विगत दिनों में, विगत वर्षों में बहुत तेज गति से ये चीजें बढ़ रही है। हालांकि इसका कई आधार, कई मायने, कई कयास लगाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपकी जो कंपनी है एमएसएमईज, अगर मैं थोड़ी सी कह दूं कंपनी, तो हालांकि कंपनी और एमएसएमईज दोनों में लिटिल बिट डिफरेंस, बट अभी समझने के तौर पे ये मान लें कि आपकी कोई भी अपनी एक स्टार्टअप है, अगर वो महिला के नाम से है तो पहली बात तो ये जो मुद्रा योजना है जो प्रॉपर तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम कर रहा, उसमें लोन आपको आसानी से मिल जाता है। तो आपकी क्रियाविधि आसान हो इसलिए भी लोगों के द्वारा महिलाओं के माध्यम से या यूं कहें महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी ये बढ़ता आंकड़ा कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण का एक आप कह सकते हो जीता जाता एग्जाम्पल है। तो हालांकि ये चीजें और भी आगे देखेंगे, फिलहाल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत की जो एमएसएमईज है इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, और समस्याओं के क्रम में मैंने पहली बात कही ऋण तक एसेसिबिलिटी, सुगम अभिगमता लोगों का नहीं है। दूसरी बात इसमें कही जा रही है कि वित्तीय बाधाएं हैं। मैं इनफैक्ट आप भी चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं, आपको काउंटिंग करते करते बहुत समय लग जाएगा, घंटों लग जाएगा और शायद वो क्रम खत्म ना हो। सरकार के द्वारा इतनी ज्यादा योजनाएं चलाई गई सभी क्षेत्र में। ये मैं एमएसएमईज को इसलिए अभी टारगेट करा चूंकि हमारे विषय वस्तु का हिस्सा है आज। तो सरकार के द्वारा न जाने कितनी ही ऐसे ही योजनाएं चलाई गई जिसके माध्यम से इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, लेकिन आज भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाई जहां हम ये कह सके कि हाँ नाउ दिस इज द गुड स्टेज फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर इकोनॉमिकल स्टेटस। तो ये चीजें क्यों पीछे रह रही है, क्यों लैग कर रही है? उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं, दरअसल आसानी से चीजें मिल पाना या ना मिल पाने की स्थिति, इसको आप थोड़ा सा वो करने का प्रयास करते हैं। एक मेरे पास एक डेटा में पढ़ रहा था दरअसल, हालांकि आगे वो और भी विस्तार से आएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि हमारे देश में आज भी जो एमएसएमईज हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पे चलती आ रही है। जैसे कपड़ा की अगर मैं बात करूं, वस्त्र उद्योग की, तो जो भी वस्त्र उद्योग के हेतु मशीनरीज यूज करे जा रहे हैं वो पुराने जमाने का कह ले या फिर जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जा रही थी उसी प्रकार से बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक समस्या है। क्योंकि विगत दौर में जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा, चीजों को की जो एक गुणवत्ता है वो तीव्र गति से बढ़ रही, उस तीव्र गति को पूर्ति करने हेतु आपके जो पारंपरिक
क्रियाविधि है वस्तु निर्माण में, वो बदलने की आवश्यकता है, उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और विगत वर्षों में कई ऐसे योजनाएं रही जिसमें सरकार के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि आने वाले दिनों में जो ये पारंपरिक तरीके से मशीनरीज है उसको रिप्लेस किया जाए। दूसरी बात ये कही जा रही साथियों इसमें ही, खैर सॉरी, मैं बात कर रहा था दरअसल कि जो ऋण की समस्याएं हैं, वित्तीय बाधाएं, वो ये हैं। अनाधिकृत मतलब ये अनाधिकृत ऋण मतलब ये कि आज भी हमारे देश में ना, जैसे मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, एक डेटा ध्यान में आया कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती है ऋण के पर्सपेक्टिव से, जिसमें मुद्रा योजना भी प्रमुख है, फिर आगे चल के आप एक और विश्वकर्मा योजना की तरफ मतलब विश्वकर्मा योजना भी देखेंगे, जिसमें तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की आवंटित की गई। और वो कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, जो भी पुराने तरीकों से मशीनरीज है उसको रिप्लेस करने के लिए दिया गया। बहरहाल वो चीजें बाद में देखेंगे। फिलहाल ये कही जा रही कि जो भी, क्या बात था, हाँ सॉरी, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही ऋण के लिए, जो भी योजनाएं ला रही, एक बहुत ही हास्यास्पद डेटा आप कह लें या फिर चौंका देने वाला, कि उन डेटाओं का उन ऋणों को मतलब प्राप्त करने वालों की संख्या जो दरअसल महज 40% है। मतलब अगर 100 लोग हमारे एमएसएमईज में कार्यरत हैं, उनके लिए अगर सरकार के द्वारा ऋण की सुविधा दी गई है, तो वो ऋण तक प्रॉपर तरीके से पहुंच ना होने के कारण, वित्तीय जो बाधाएं हैं उसके कारण वो अछूता रह जाते हैं। और महज 40% ही ऐसे लोग हैं जिनको ऋण की जो पूर्ति है सरकार के माध्यम से वो की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि सरकार के माध्यम से, जो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप गिनती करते करते थक जाएंगे, योजनाओं का जो क्रम है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम आज उसी ठंडे बस्ते में पड़े हैं। उसका एक कारण ये है कि हम टारगेटेड तरीके से जो योजनाएं हैं उसको हम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, या जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्रियान्वयन है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और आने वाले दिनों में एक, हालांकि इसमें एक और भ्रष्टाचार जैसी जो शब्दावली है उसका प्रयोग कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार का भी मतलब एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके माध्यम से ये चीजें व्यवस्थित तरीके से नहीं बढ़ पा रही। खैर, तो डेटा मैंने क्या कहा कि हमारे सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जा रही ऋण के प्रॉपर तरीके से, तो 40% को ही ऋण मिल पा रही, 60% उससे अछूता है। और अछूता होने का कारण वित्तीय जो एक तरीके से जागरूकता, मान लीजिए मैं स्वाभाविक तौर पे ये एमएसएमईज हैं और ग्रामीण और मध्यम नगरीय, मध्यम शहरीय, बीच में निम्न शहरीय क्षेत्रों के आसपास मेरी जो भी बिजनेस है वो ये है। स्वाभाविक तौर पे मेरे अंदर उतनी ज्यादा वित्तीय साक्षरता नहीं होगी कि हम समझ पाए कि हाँ ऋण कहाँ से मिलेगा, सरकार के द्वारा कैसे कैसे क्रियाविधि है। हालांकि इस क्षेत्र में कई ऐसे जो मतलब सेक्शन है जिनको डीबीटी के माध्यम से, बीच में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्थिति को अपनाया जा रहा है। मतलब ये कि सरकार आपको डायरेक्ट जो भी ऋण वगैरह है उसको आपको मुहैया कराएगी। हालांकि ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, इसलिए अभी भी जो स्थिति है वो प्रॉपर तरीके से संतोषजनक नहीं है। बहरहाल, तो पहली समस्या ऋण वगैरह की हो गई। दूसरी बात, हालांकि अगर आप डेटा मतलब आंकड़ों के नजरिए से देखना चाहें कि कितने लोगों को ये पहुंच पा रही है, जैसा कि मैंने कहा कि महज 40% ही, तो 40% कितना, तो तकरीबन 7.5 करोड़ 8 करोड़ है, तो 40% वो 1.5 करोड़ के आसपास होंगी। 7.5 करोड़ है, तो मतलब ये कि 8 करोड़ जो 1 करोड़ जो हमारी ये है, हाँ 1 करोड़ जो हमारे एमएसएमईज की संख्या है, उनसे तकरीबन नहीं, दरअसल बात ये रही थी कि 8 करोड़ के लोग जो जुड़े हैं इसमें, उनमें से महज 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ को ही, सीआर को ही जो ऋण है वो उपलब्ध हो पा रही है। बहरहाल, मैं ये कहना चाहूंगा फिर से, डेटा मुझे चूंकि अभी मैं पढ़ के आया, मेरे सामने नोटेड है तो मुझे ध्यान में है, लेकिन डेटा ध्यान में ना रहे कोई बात नहीं, पर इसके पीछे का लॉजिक समझने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 60% ऐसे लोग हैं जिनको ऋण की सुविधा मिल ही नहीं पा रही। तो आपको एक बहुत बड़ा तबका जिनके लिए सरकार ये काम कर पा रही, और ये सोचते हुए कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारी इकोनॉमी डेवलप करेगी, बूम करेगी,
वास्तविकता धरातल पर देखें तो ये हो ही नहीं रहा। ग्रास रूट लेवल पे तो इसकी जो मान्यता है वो तो संतोषजनक नहीं है। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि डेटा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी नजरिया, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो स्पष्ट करती है। बहरहाल दूसरी समस्या की बात कर ले, विच मीन्स एमएसएमई क्षेत्र के विकास में क्या समस्याएं हैं। इस समस्याओं के क्रम में दूसरी बात ये कही जा रही है कि कुशल कार्यबल की कमी और तकनीकी अंतराल। ये बात तो तकरीबन अगर आप अर्थव्यवस्था के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जहां भी चाहें ये बात को आप अप्लाई कर सकते हैं। निस्संदेह आपकी बात जो है वो वैलिड ठहराई जाएगी। और कुशल कार्यबल, जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि हमारे कार्य करने की जो पद्धति है वो पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से जो चलती आ रही थी, उसी क्रियाविधि को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको इस स्थिति को बेहतर करना है तो आपके परंपराओं पर आधारित मशीनरीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें एआई के माध्यम से जोड़कर देखना होगा। जोड़ने का प्रयास करना होगा। अगर संभव हुआ तो ठीक, नहीं तो आपको उसे रिप्लेस करके नवनिर्मित जो मशीनरीज है उसका प्रयोग करना होगा। अगर यदि ऐसा कर पाए तो आप जो एक इकोनॉमिकल एज है दरअसल इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, वो ले पाएंगे। तो ये बातें रही। हालांकि एक डेटा ये भी कही जाती है कि हमारे देश में जो एमएसएमई है उसमें आधे से ज्यादा अभी एआई से किसी भी प्रकार से वो मतलब ये है, मतलब अछूता है दरअसल। हालांकि विगत वर्षों में बहुत तेज गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है इन क्षेत्रों में, और ये डेटा तकरीबन अभी संतोषजनक नहीं, लेकिन फिर भी 45% के आसपास है ऐसे एमएसएमईज जो एआई का उपयोग कर रहे हैं या इस तरीके की जो नए तकनीक है उसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात कही जा रही कि तकनीकी अंतराल, और एक चीज और इसमें बात कहा जा रहा है साथियों कि हमारी जो एमएसएमईज है उनको प्रॉपर कंपटीशन नहीं मिल पा रहा है, उनको एक प्रॉपर बाजार नहीं मिल पा रहा है। और इसी क्रम में एक डेटा निकल कर आती है, सूचनाओं से पता चला दरअसल कि हमारे देश में जितने एमएसएमईज हैं महज 6% एमएसएमई सेक्टर के जो स्थिति है वो ऐसी है कि जो ई कॉमर्स को प्रयोग कर रहे हैं। ई कॉमर्स करने का मतलब है कि अपने जो भी प्रोडक्ट है, निर्मित वस्तु है, उसको ई कॉमर्स के वेबसाइट हो या ऐप के माध्यम से बेचना। जैसे अमेजन पे बेचना, जेप्टो पे बेचना, स्विगी पे, फ्लिपकार्ट पे, ऐसे ही अन्य जो ई कॉमर्स पोर्टल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उस पे बेचना इन द सेंस मार्केटिंग का यूज करना। ऐसे महज 6% ही है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। और ये विश्वास कीजिए, अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को प्रॉपर तरीके से बूम या प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वर्तमान में जो हमारी स्थिति है ई कॉमर्स की, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है और बहुत तेज गति से बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि क्यों नहीं बेहतर है, इसको बेहतर करने के क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, बने रहिए, आगे इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो कुशल कार्यबल की कमी चूंकि हम पारंपरिक तरीके से करते हैं, हमने बात करा ही। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, तकनीकी अंतराल भी एक शब्द है यूज होता है यहाँ। मतलब ये कि जो स्किल चाहिए आपको इस सेक्टर में, मान ली जाए मैं चमड़े की जो भी फैक्ट्री है एमएसएमईज के तौर पे जो स्थापित है उसमें मैं काम कर रहा, इसके लिए मुझे स्किल की आवश्यकता होनी चाहिए। तो मतलब मुझे जूता बनाने आना चाहिए, जो भी कार्य है वो संपन्न करने आना चाहिए, मेरे पास नहीं है। अगर है भी तो वो काम चलाऊ प्रकार से है, मेरे अंदर एक्सपर्टीज नहीं है। तो एक बातें कही जा रही कि अगर आप इस सेक्टर को बूम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं स्किल के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को ध्यान देना होगा, और जो ऐसे कार्यरत कारीगर हैं उनको समय समय प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाए और फिर आपकी स्थिति विशेष तौर पे इस क्षेत्र में व्यवस्थित हो और मजबूत हो। तो ये बातें रही। अब तीसरी समस्याओं की बात करें, दरअसल हम ये देख रहे साथियों कि भारत की जो इस एमएसएमई क्षेत्र है, इस क्षेत्र की क्या समस्या है। समस्याओं के क्षेत्र में हमने तकरीबन 2 पॉइंट को देखा। अगली बिंदु है बुनियादी अवसंरचना की बाधाएं, और ये महज एमएसएमई के लिए नहीं है, भारत के किसी भी अर्थ सेक्टर को आप देख लें, वहां ये बातें उपलब्ध या यूं कह लें इम्प्लीमेंट की जा सकती है कि हाँ, हमारे देश की जो बुनियादी अवसंरचना है विशेष तौर पे XYZ में संतोषजनक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ भी कहा जा रहा, जैसे एमएसएमई के लिए सबसे बुनियादी अवसंरचना क्या हो सकता है? बिजली, सड़क, विच मीन्स परिवहन, अगर एक शब्द में कह ले तो। दूसरी बात, चूंकि हम एआई से संबंधित चीजें को देखने की प्रयास कर रहे हैं, विच मीन्स हमारी जो एमएसएमईज है उसमें एआई का भूमिका हो, और एआई जो है आईओटी थिंग्स है, विच मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और ये सब तमाम चीजें तभी संभव हो पाएगी जब आपके पास इन द सेंस ऑफ आपके अवसंरचना में इंटरनेट की उपलब्धता हो। और इंटरनेट की उपलब्धता करना होना, और फिर हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाना कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर पाए, संभव नहीं हो पाएगा। तो वही बात कही जा रही कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उसको बूस्ट करना है, उसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाना है, तो
अवसंरचनाओं पे, जो बेसिक बुनियादी अवसंरचना है, सड़क, बिजली, परिवहन, फिर एआई से युक्त चीजें, और फिर एक और चीजें थी, इंटरनेट। इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से स्थापित करेंगे, तब कहीं जाकर आपकी व्यवस्था सही होगी। और धीरे धीरे आने वाले दिनों में ये स्थिति प्रॉपर होते हुए दिख रही है, क्योंकि सरकार तेज गति से चीजों को स्थापित करने का प्रयास करा। इंटरनेट की बात जब हम कर रहे हैं तो मैंने कई दफा इस बात को जिक्र किया है कि भारत नेट परियोजना के माध्यम से हमारे देश की जो एक लक्ष्य है, हमारी सरकार का जो लक्ष्य है कि ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था है इंटरनेट की, उसको सुनिश्चित किया जाए। देखिए अभी वक्त लगेगा, पर हाँ, आने वाले दिनों में ये व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी, ऐसी हमारी महत्वाकांक्षा है, ऐसे हमारा उम्मीद है। बहरहाल, तो बुनियादी अवसंरचना की बाधाएं रही। अगली जो बात कही जा रही समस्याओं के क्रम में, वो है कि बाजार तक सीमित पहुंच। स्वाभाविक तौर पे आप कितना बड़ा भी प्रोडक्शन, कितना बेहतर भी प्रोडक्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन क्यों ना कर लें, यदि आपकी जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसकी पहुंच प्रॉपर तरीके से मार्केट में नहीं हो पाएगी, उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि ये बिजनेस है, ये डिमांड और सप्लाई पे चलता है। इनफैक्ट इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो है डिमांड और सप्लाई पे चलता है। डिमांड तभी बनेगा जब आप उसे एक प्रॉपर तरीके से बाजार दे पाओगे। हमारे देश के जो एमएसएमईज हैं, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महज 6% ही ऐसे एमएसएमईज हैं जो ई कॉमर्स का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में है बहुत ज्यादा, बहुत बेहतर तरीके का चमड़ा से जो उद्योग है, मान लीजिए बेल्ट है, बैग है, वस्त्र है, जूता है, बना रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच बाजार तक है नहीं, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से फलीभूत हो पाएगा? निस्संदेह आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये एक समस्या है कि हमारे अंदर, हमारे समाज, अर्थव्यवस्था के अंदर जो एमएसएमईज है, उनकी पहुंच बाजार तक नहीं है। अब इसको कैसे हम बना पाएंगे, विच मीन्स इसको कैसे हम बाजार के साथ जोड़ पाएंगे, आगे विस्तार से बात कही गई, वहां पहुंचेंगे तो मैं विस्तार से बात करूंगा। अभी एक बात और कही जा रही है कि बाजार तक सीमित पहुंच में एक समस्या आती है, जो कई बार मैंने इस डेटा को प्रयोग किया है, कि जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक मतलब होता है ना कि वस्तु के आयात निर्यात, या फिर यूं कह ले रॉ मटेरियल से लेकर के प्रोडक्शन की जो हब है वहां तक पहुंचाने में, विच मीन्स लागत, ट्रांसपोर्टेशन लागत, अब उसे हम लॉजिस्टिक कह लें। भारत में अभी भी औसतन 14 से 18% तक की लॉजिस्टिक लागत है, जो कि बहुत ज्यादा है। आप औसत तौर पे विश्व के मतलब जो विश्व में इंटरनेशनल लेवल पे जो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वो तकरीबन 8% के आसपास है। मतलब ये कि अगर आप किसी वस्तु को 100 रुपए की वस्तु है जो बनाने में 100 रुपए खर्च आए, तो 8 रुपए महज आपके ट्रांसपोर्टेशन में आ रहे हैं। लेकिन भारत में वही दुगुना है, तकरीबन 16% के आसपास है। और ये चीजें अगर व्यवस्थित नहीं हुई हमारे देश में, अगर अर्थव्यवस्था की ये जो बुनियादी अवसंरचनाएं हैं, जिसमें मैंने लॉजिस्टिक को अभी ये कहा, ये अगर प्रॉपर तरीके से बेहतर नहीं हो पाई, तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में ये चीजें और ज्यादा प्रभावित करेगी नकारात्मक रूप से। क्यों? क्योंकि आपको अगर वैश्विक स्तर पे ग्लोबल मार्केट को एब्जॉर्व करना है, तो आप सोचिए ना, सेम वस्तु, सेम क्वालिटी का अगर 2 मूल्यों पे मिल रहा, तो आप उसी मूल्य को ऑप्ट करना चाहेंगे जो आपके पॉकेट के अनुकूल हो, आपकी इकोनॉमिकल जो भी स्टेटस है उसको ये करता हो। मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये है, मैं इसको पता नहीं दिख पाएगा या नहीं, ये माउस है ना, लॉगिटेक का। जैसे कि पता नहीं मुझे, मैंने कितने में खरीदा था, तकरीबन 1000 रुपए के आसपास आए थे। अगर यही चाइना का मार्केट, मतलब ये सेम लॉगिटेक का, ये आपके एमएसएमई में निर्मित कोई वस्तु है, मैंने जैसा कि इसको एग्जांपल लिया, सेम वस्तु, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, 500 रुपए में मिल रहा है, आपका लॉजिस्टिक ज्यादा होने के कारण 700 रुपए मिल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे 500 वाले जो है ना, वो मार्केट को कैप्चर करेगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, मैं ओवरऑल करने की बात कर रहा कि अगर आपकी वस्तुएं महंगी है और महंगी होने के कारण लॉजिस्टिक है, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं होंगी। वस्तुएं ज्यादा महंगी होगी तो डिमांड उसके वस्तु के जो रिगार्डिंग है वो नहीं हो पाएगा उतना। अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर आप प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये समस्याएं, इस समस्याओं का एक ही समाधान है कि आप लॉजिस्टिक को बेहतर करें। हालांकि ये बातें भी कही जाती है कि जो हमारे परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, वो काफी ज्यादा सीरियस है इस बात को लेकर के, क्योंकि ये रेल और परिवहन जो मैंने सड़क और परिवहन मंत्रालय, रेल परिवहन तो कुछ अलग हो गया ना, सड़क और परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ज्यादा आता है, क्योंकि सड़क की जो बनना है, हाईवे बनना है, जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
वो उसी मंत्रालय के अंदर क्या अंतर्गत आती है और वो उनके जो कर्ता धर्ता फिलहाल अभी गडकरी जी हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि उनकी जो भी कार्य करने का एक प्रयास है, सराहनीय है। बहरहाल देखिए कब तक ये चीजें व्यवस्थित हो पाती है। फिलहाल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एमएसएमई को बेहतर करना है तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करने की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर आपके बाजार की जो रेंज है वो बढ़ पाएगी। तो बाजार तक सीमित पहुंच हो गई। तो ये कुछ ऐसे बिंदु रहे, क्रमवार तरीके से हमने देखा और ये समझने का प्रयास किया कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास में विशेष तौर पे भारत के सापेक्ष कौन-कौन सी समस्याएं रही। इन समस्याओं को हमने प्रयास किया कि विस्तार से देखने का, व्हिच मीन्स अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये समस्याएं थी। अब इन समस्याओं के समाधान हेतु एज अ भारत सरकार या फिर एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इकोनॉमी मैं क्या कर सकता हूँ या फिर सरकार क्या कर सकती है या फिर हमारे जो भी उद्योगपति है वो क्या कर सकते हैं, उस सापेक्ष देखने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर भारत में एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, उन उपायों पे हम थोड़ा बात कर लें। पहली बात कही जा रही है, जब मैंने मतलब ये समस्याओं की बात करी थी तो पहला बात कहा था ऋण से जुड़ी समस्याएं हैं। प्रॉपर तरीके से ऋण मिल नहीं पा रही, वह 40% को ऋण मिल पाती है तो अनौपचारिक ऋण ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने बात कहा था वहां अनौपचारिक ऋण का मतलब ये होता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे संस्थान से ऋण ले रहा जो अपने तरीके से ऋण मुझे दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं, मान लीजिए 4% के ब्याज दर पे सरकार मुझे मेरे एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्ट करने हेतु मुझे ऋण दे रही है ना। पर वही मैं अनौपचारिक क्षेत्र से अगर ऋण ले रहा तो वो मुझे 7%, 8%, इनफैक्ट 9, 10% तक भी मिल सकती है। तो ये हुई अनौपचारिक ऋण। तो वही बात कह रहे हैं कि हमारे देश में आज भी इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी, सरकार के द्वारा इतने प्रयास किए जाने के बावजूद भी महज 40% तक ही औपचारिक ऋण पहुंच पा रही है। 60% जो हमारे एमएसएमई कार्यकारी हैं वो बाहर से ऋण ले रहे हैं, बाजार से ऋण ले रहे हैं और बाजार से ऋण लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है क्योंकि उनको फिर तानाशाही का एक तरीके से आप कह सकते हो सामना करना पड़ता है। वक्त पे अगर आपने ऋण नहीं दिया तो सरकार बहुत सारे जो स्टेप है, मतलब रियायतें वो देती है, बैंक रियायतें देती हैं, विशेष तौर पे जो एमएसएमई सेक्टर है। क्योंकि ये एमएसएमई जो है ना प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर पीएलएस के अंतर्गत आता है। मतलब ये जैसे कि आपने जब इकोनॉमी पढ़ा होगा तो जो आपके कॉमर्शियल बैंकिंग है या फिर कोई भी बैंकिंग जो विदेशी बैंकिंग है, फॉरेन बैंक है, तो उनके लिए ये स्पष्ट निर्देश होती है कि आप जितना ज्यादा लोन देंगे, आई मीन कुल जो लोन देने का अमाउंट है वो 40% एमएसएमई में होना चाहिए। ये कॉमर्शियल बैंक और जो विदेशी बैंक है उनके लिए डेटा निर्धारित की गई है फिलहाल। वही जो वित्तीय बैंक है, मतलब ये ग्रामीण सहकारी बैंक है, उनके लिए बातें कहा जाता है कि 75% आप लिस्टेड है, मतलब पीएलएस में ऋण देंगे। और पीएलएस कौन कौन से सेक्टर है, जैसे शिक्षा हो गया, आवास हो गया, एमएसएमई हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, कृषि हो गया और एक और है सामाजिक अवसंरचना हो गया। ये सब जो क्षेत्र हैं ये पीएलएस के अंतर्गत आते हैं। तो अगर एक सेकेंड, तो अगर आप किसी भी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए ऋण लेते हैं तो वहां सरकार की रियायतें मिलती हैं और सरकार की तरफ से जो ऋण है उस पे कम ब्याज दर पे आपको ज्यादा ऋण मिलता है। तो प्रॉपर तरीके से यदि आपको वही बात कहा जा रहा है कि अगर अच्छा करना है, विच मीन्स आपकी स्थिति को बेहतर करना है, तो औपचारिक ऋण तक जो पहुंच है वो बढ़ाना होगा। भैया व्हाट इज सीआई? इन विच कंटेस्ट यू आर आस्किंग, प्लीज एक्सप्लेन सो दैट। सीआई मैं समझ नहीं पा रहा, सी क्या है, सीआई क्या है, थोड़ा सा आप अगर बता पाए या थोड़ा सा इलैबोरेट कर दे ताकि मैं समझ पाऊं कि आपकी क्या ये है। अरे भैया ये यू आर आस्किंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं? आप मैथ में, ये तो मैथ का क्लास नहीं है वैसे। एक वो होता है ना PRT/100, वो क्या होता है? आप मुझे क्वेश्चन दो, मैं क्वेश्चन बना दूंगा, पर सीआई का फॉर्मूला व्हाट शुड बी? PRT/100, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का है ना। PRT 100 सिंपल इंटरेस्ट, सीआई का क्या हो सकता है आप बता दो। हाँ वही कह रहा मैं। फिर आप मुझे क्वेश्चन देंगे तो मैं इसी से निकाल लूंगा, पर ध्यान में नहीं है वैसे क्योंकि मैथ्स बहुत दिनों से अभी पढ़ा नहीं, पर कोई बात नहीं।
आप बता दो मेरी जानकारी में आप थोड़ा सा इन्हांसमेंट करें। खैर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n-p। चलिए, बढ़िया है। वैसे मेरे काम की है नहीं, क्योंकि ना मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा अभी लगाव, इसलिए भी चूंकि इसका मतलब सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा वो उसका उपयोगिता है नहीं। जब थी तब बहरहाल चलिए, कोई बात नहीं। अब अब आगे बढ़ते हैं, विच मीन्स जो समस्याएं हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, विच मीन्स जो सेशन है। तो हम साथियों बात कर रहे थे कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र को अगर सुदृढ़ करना है, प्रॉपर तरीके से मजबूत बनाना है, तो क्या क्या उपाय करेंगे। इसमें पहली बात हम लोगों ने कहा था। नहीं नहीं, सही किया आपने। इनफैक्ट आपकी भी रिवीजन हो गई इसी बहाने, है ना। नहीं, बढ़िया किया। आप किस इसके एसएससी के फील्ड में हो आप, यदि आप बता पाओ तो। तो भारत में एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु उपाय के क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो औपचारिक ऋण है उस तक लोगों की पहुंच बढ़ाई जा सके। और उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत से कार्य करने होंगे, जिस कार्य की व्याख्या मैं आने वाले कुछ पॉइंट के साथ करूंगा। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। एसएससी। चलिए, मेरे तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आप जल्द ही एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पे चयनित हो। बहरहाल अच्छा, चार्टर्ड अकाउंट, बैंकिंग। वैसे ये जो आप बता रही हो सब तो अलग अलग फील्ड है। सीजीएल अलग है, सीए अलग है, बैंकिंग अलग है। इनफैक्ट आप मैथ के बेसिस पे कह रहे होगे, क्योंकि मैथ्स की बोलबाला है, तूती बोलती है इन सब सेक्टर में। तो मैथ्स कॉमन है, तो इस पर्सपेक्टिव से आप कह रहे होंगे। पर सीए तो मुझे लगता है कि कुछ अलग ही है, वो जहाँ तक मैं जानता हूँ। चार्टर्ड अकाउंट डेट मीन, जो मैं समझ पा रहा। 1 इनकम टैक्स समथिंग। सीजीएल में इनकम टैक्स समथिंग, सीए में आप एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंट बनेंगे। बैंकिंग में मैनेजर या फिर पीओ या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे संबंध से बनेंगे। बहरहाल वही मैं आपको कह रहा कि एसएससी सीजीएल अलग है, सीए अलग है, बैंकिंग अलग है। लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो मैथमेटिक्स से है। सीजीएल और बैंकिंग तो तकरीबन तकरीबन समान समान। और सीए में थोड़ा सा वो कॉमर्स का पर्सपेक्टिव, यानी जो आपका बैकग्राउंड है वो आ जाता है। चलिए, जिस भी फील्ड में आप रहें, निसंदेह आप जी जी, मैथ्स कॉमन तो है। वैसे आप किस स्टेट से हैं, अगर आप बता पाएं। यूपी या बिहार से ही होंगे, चूंकि सरकारी नौकरी की ज्यादा अभी फिलहाल, हालांकि विगत वर्षों में राजस्थान भी आगे बढ़कर उभर कर आया, क्योंकि इसकी भी इनकी भी जो प्रतिशतता रही है, विशेष तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ रही है धीरे धीरे। खैर, अगला। और हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अगर आपको कोई और इससे जुड़ा कोई सवाल हो। चलिए, बढ़िया है। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, नेक्स्ट गेमर जी।
दानापुर तो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, आप पटना डिस्ट्रिक्ट से, इसका मतलब। चलिए बढ़िया है, दानापुर से है, बढ़िया है। चलिए, तो जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे कि भारत के जो एमएसएमई क्षेत्र है उसको सुदृढ़ करने हेतु क्या क्या उपाय अपनाया जा सकता है, जिसमें पहले बात हम लोगों ने ये कहा कि जो औपचारिक ऋण है वो देने की बात कही जाए, मतलब उस तक लोगों की पहुंच बढ़े। 40% की ये जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं 100% या फिर उसके करीब तक पहुंचे, तब कहीं जाकर हमारे देश की जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। हाँ जी, कर तो रहे, इसलिए आपके जो फॉर्मूला था वो मैं जवाब ना नहीं दे पाया, क्योंकि फॉर्मूला याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, वो तब जब आप वर्षों से मैथमेटिक्स से कुछ विशेष रहा नहीं नाता। ये काफी वक्त हो गए, मैं एग्जैक्ट डेट टाइम बताने से बचूंगा, क्योंकि लेटर आई डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स। अभी फिलहाल इतना जाने की अभी जुड़ा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन। बहरहाल, तो दूसरे चलिए, औपचारिक ऋण तक पहुंच, एक बात ये कही जाती है कि अगर आपको जो ऋण की सुगमता है, अभिगमता है, एसेसिबिलिटी है, लोगों तक पहुंचानी है, तो कैसे कैसे पहुंचाओगे। जो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको एक, क्या कह सकते हैं, मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने की आवश्यकता है। मॉनिटरिंग किस क्षेत्र में, मॉनिटरिंग करने का मतलब ये है, ओके आई नो योर पर्सनल प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय पर्सनल प्रॉब्लम, now you can say it's a confidential for some kind of reason. Later I'll discuss about these things when I'll disclose when I started, how I started, then I'll explain all that things word by word. So please, sorry for that now, that I'm not answering your question of this. खैर, तो वही कहा जा रहा है कि एक ऐसी संस्था स्थापित करने की जरूरत है सबसे पहले, कि जो ये संस्था देखे कि ऋण किसे किसे देना है, ऋण किसे मिला, किसे नहीं मिला, यानी कि मॉनिटरिंग सेल, विजिलेंस सेल स्थापित की जाए, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि जो पेनिट्रेशन, जो जिसके लिए सरकार ये चीजें कर रही है वो होना चाहिए। For your kind information, your confidence is also, I would say, appreciable. And if you are, खैर, तो ये चीजें थी। दूसरी बात की जा रही थी, बहुत ज्यादा है, बहरहाल उपाय में, दरअसल बेहतर करने के उपाय में दूसरी बात कही जा रही है कि विनियामक ढांचा को स्थापित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे देश में विशेष तौर पे एमएसएमई सेक्टर में यदि किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो रही, कमी हो रहा, कोई शिकायत है, तो उसके शिकायत निवारण हेतु, त्वरित शिकायत निवारण हेतु कोई एक ऐसी संस्था है नहीं। जैसे कि मैं एमएसएमई का मान लिया जाए कोई हिस्सा हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई, तो उस त्रुटि को या उस त्रुटि से संबंधित जो शिकायत है, जो निवारण हो सके, थाना के अलावा बिजनेस, वो तो अलग चीजें हो जाती है। संस्थागत एक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां मैं चीजों को बता सकूं। जैसे मैंने किसी से ऋण लिया, ऋण नहीं मिला, या फिर मुझे पर्याप्त ऋण नहीं मिला, तो इस तमाम जो उलझने हैं, ये तमाम जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निजात पाने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जहां मैं अपने तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, यूं कहें तो जो भी चीजें हैं उसको बता पाए, ताकि हमें तुरंत सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि ये जो सेक्टर है, इकोनॉमी सेक्टर है, यहाँ अगर विलंबन की प्रक्रिया होती है, बहुत ज्यादा देर लगता है आपके मतलब किसी भी समस्या के समाधान में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो उत्पादकता है वो सीधे तौर पे प्रभावित होती है। और कुछ भी हो, अगर आपके देश में, आपकी अर्थव्यवस्था में विलंबन के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही, तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एक आईना है दरअसल, कि आप किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, कि आपके देश के अंतर्गत विलंबन के कारण उत्पादक प्रभावित हो रही नकारात्मक रूप से। तो ये चीजें थी। तो वही कहा जा रहा है कि तीव्र शिकायत हेतु
फास्ट ट्रैक एक स्टेट बनाया जाए, स्टेट इन द सेंस की एक ऐसी संस्था बनाया जाए जिसके माध्यम से चीजें त्वरित गति से संचालित हो, ऋण से संबंधित समस्याएं हो। मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास कुछ विचार भी हैं, उस विचार को पैसे से जोड़कर जो स्थापित करना है, बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना है, वो मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि और भी कई चीजें जो बाधा के रूप में आ रही है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ना हो पाना भी एक कारण हो सकता है। इन चीजों को समायोजित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई विशेष तंत्र फिलहाल नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक पक्ष ये होता है कि हम जो उत्पादकता हमारी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। जैसे मैं ही मान लो, मेरे अंदर अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आप किस क्षेत्र में स्टार्टअप करना चाहोगे, तो मैं उंगलियों पे गिनते गिनते मतलब काफी वक्त हो जाएगा। मेरे स्टार्टअप्स की जो ये चीजें हैं वो मतलब कम नहीं हो पाएगी। लेकिन उसको ये करने के लिए, उसको यथार्थता के साथ जोड़ने के लिए, इनफैक्ट धरातल पर लाने के लिए, सबसे पहले तो मेरे पास पूंजी नहीं है। अगर पूंजी है तो उस पूंजी को रेप्लिकेट करने हेतु जो एक तरीके का इकोनॉमी में इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। तो ये चीजें हैं, तो ये तमाम चीजें तभी, और ये चीजें जो प्रोवाइड करा रहा वही देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था को लीड कर रहा है। इसमें पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आप देख लें तो सिंगापुर है, यूएई है। ये सब छोटे छोटे देश और बड़े बड़े देश भी अपने देश में इस माहौल को, जिसे हम एक शब्द से कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इतना ज्यादा ये जो भी मतलब स्टार्टर हैं, जो स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर जो हैं, वो उनके लिए सही रह रहा, क्योंकि उनको तुरंत त्वरित गति से तमाम चीजें उपलब्ध हो पा रही। तो ये चीजें स्थापित करने की आवश्यकता है हमारे इकोनॉमी में भी, हमारे भारत के एमएसएमई सेक्टर में। तो जैसा कि मैंने आपको ये बातें कह दी, अब कहा जा रहा है कि बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना बहुत बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ये है बनाना है। और ये तभी संभव है जब हम निर्यात को बढ़ावा देंगे। निर्यात इन द सेंस, जब वैश्विक स्तर पे हमारी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तभी हम 5 ट्रिलियन की जो एक व्यवस्था है उसको हम छू पाएंगे या फिर उसको क्रॉस कर पाएंगे। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपने एमएसएमईज की वस्तुओं को बाहर के बाजारों से लिंक करें। इसमें सरकार क्या कर सकती है? पहली बात तो ये कि सब्सिडी के अंतर्गत इसको ला सकते हैं। मतलब ये कि जो भी वस्तुएं बनाई जा रही, और अगर उसका जैसे वस्त्र का डिमांड, भारतीय जो वस्त्र है, परिधान है, उसका मांग वैश्विक बाजार में बहुत ज्यादा है। जो लेदर से बने, चमड़ों से जो बनी उत्पाद है उसकी ज्यादा मांग है। जो इंजीनियरिंग अप्लायंस है उससे जुड़े जो भी उत्पाद है एमएसएमईज में, उसकी वर्ल्ड जो इकोनॉमी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसमें मांग है। और ये मांग तभी प्रॉपर तरीके से स्थापित हो पाएगी जब सरकार इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाएगी, सब्सिडी देकर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कही जा रही कि ये सरकार ही कर सकती है, देश ही कर सकता है कि आप एफटीए, विच मीन्स मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर एफटीए करते हो, मैं थोड़ा सा एफटीए के बारे में बता दूं, वो ये है कि अगर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए है, यूएई के साथ एफटीए है, अमेरिका के साथ कुछ संदर्भ में, कुछ केस में एफटीए है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्रांस के साथ भी है। माफ कीजिएगा यदि मैं इनमें से किसी मतलब ये चीजें मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ तो है, पर मैंने कहीं पढ़ा था, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, डेजा वू टाइप का। अगर गलत हो तो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब ये कि मैं अपनी वस्तुओं को आपके बाजार में बेचूंगा, आप अपनी वस्तुओं को मेरे बाजार में, मेरी इकोनॉमी में लाएंगे, और इसके एवज में जो टैरिफ है वो या तो ना होगा या फिर शून्य के बराबर, इनफैक्ट मतलब बहुत कम कीमत पे, इन द सेंस का बहुत कम टैरिफ लगाए जाएंगे। इससे क्या होगी ना कि आपको एक वृहद बाजार मिलेगा। तो वही कहा जा रहा है कि जब तक एमएसएमई में उत्पादित वस्तुओं को आप उस एफटीए के लिस्ट में नहीं रखेंगे जो विश्व अर्थव्यवस्था के मांग के अनुरूप है, तो ये बहुत कम चांस है कि आप अपनी इकोनॉमी को एमएसएमई के आधार पे आगे बढ़ा पाए। तो ये चीजें थी प्रयास में कि एमएसएमई की जो भी क्षेत्र वस्तुएं, उत्पादन है, उसको आप वर्ल्ड लेवल पे एफटीए के माध्यम से आगे बढ़ा पाए। तो ये चीजें थी। हमने देखा आखिरी, इनफैक्ट सेकेंड लास्ट कही जा रही है, दरअसल हम ये देख रहे हैं कि अपने भारत की जो इकोनॉमी है, एमएसएमई सेक्टर है, उसको कैसे हम प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, उसको कैसे हम सुदृढ़ करेंगे। उपाय में आखिरी, फिर से मैं आखिरी बोल दिया, सेकेंड लास्ट है आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करना, चुस्त दुरुस्त करना। चूंकि ये एमएसएमई की बात हो रही तो हम लोग ये कर रहे हैं, आप किसी भी अर्थव्यवस्था का कोई भी एक सेक्टर देख लो, कोई भी खंड देख लो, उसमें उनके जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अगर आपके देश में एमएसएमई की कोई एक सेक्टर, मान लीजिए कपड़ा उद्योग की है, भारत में कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ विकसित है? किनारे किनारे पे, इधर हो गया आपका क्या नाम है, गुजरात,
और इधर हो गया आपका बंगाल। इन दोनों जगहों पे बहुत ज्यादा, और ये नीचे आप चले जाएं या फिर मध्य में तो महाराष्ट्र, इन ट्रायंगल में विशेष तौर पे जो वस्त्र उद्योग है वो फला फूला है, विच मीन्स बहुत ज्यादा अपने जो एक विकास है उसको छू चुका है, डेवलप्ड है एक सेंस में कहें तो। अगर उत्पादित वस्तुओं हेतु रॉ मटेरियल की पहुंच आपके उस जो औद्योगिक नगर है वहां नहीं हो पाएगा तो निस्संदेह आपकी जो उत्पादकता है वो प्रभावित होगी नकारात्मक रूप से। दूसरी बात कही जा रही है कि उत्पादित वस्तुओं की पहुंच बाजार तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, त्वरित तरीके से नहीं हो पाएगा, तब भी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपकी आपूर्ति श्रृंखला को जो मैटर करता है उसको प्रॉपर तरीके से स्थापित करें। आपूर्ति श्रृंखला को कौन प्रभावित करता है? सड़क है, बिजली है, रॉ मटेरियल है, इन सब तमाम चीजों को सुदृढ़ करें, बेहतर करें, तभी संभव हो पाएगा कि आप अपने इस व्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे। तो ये चीज थी। इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि लॉजिस्टिक का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं तो उनमें लॉजिस्टिक स्वतः शामिल होता है। तो ये थी बातें। आखिरी बात कही जा रही है जिसके माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि हाँ, अगर ऐसा कर दिया सरकार ने, इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी की जो भी समर्पित तंत्र है, तो कहीं ना कहीं हम एमएसएमई को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आखिरी बात है एमएसएमई में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ये भी बहुत बड़ी एक तरीके का चुनौती भी है और एक तरीके का आप कह सकते हो अवसर भी है। चुनौती इसलिए क्योंकि त्वरित तरीके से बढ़ा पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और अवसर इसलिए क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा मध्यम वर्ग, एक बहुत बड़ा ग्रामीण परिवार की महिलाएं इस क्षेत्र में इस क्षेत्र से अछूता हैं। और यदि आपकी अर्थव्यवस्था का जो, चूंकि आपकी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी आपकी अर्थव्यवस्था में नहीं होगी तो आपकी जो भी बड़े से बड़े टारगेट हैं, विशेष तौर पर 5 ट्रिलियन की जो आपका लक्ष्य है वो महज लक्ष्य ही रहेगा। उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में आप चूक जाओगे। तो उसकी प्राप्ति हो, इसके लिए आपको ग्रामीण महिलाओं में, एमएसएमई सेक्टर में जो महिलाएं सन्निहित हैं, इनफैक्ट जो सक्रिय हैं, उनकी भूमिका बढ़ानी होगी और भी संख्याओं को इसमें जोड़ना होगा। इसलिए सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को एमएसएमई सेक्टर में लाया है जिसके माध्यम से यदि महिलाएं आप हैं, यानी महिला हैं, उनको जैसे मुद्रा योजना है, जैसे मैंने आपको कहा है, मुद्रा योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसलिए उस योजना को लाया गया। इस योजना में होता क्या है कि आपकी जो भी एमएसएमई रजिस्टर्ड कंपनी या भी कुछ भी कह लो फर्म, अगर एमएसएमई के अंतर्गत आ रहा तो लोन लेना चाहोगे, महिला के नाम पर है तो थोड़े मतलब तुरंत तरीके से आपको लोन मिल जाएगा और कम ब्याज दर पे मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और इसी का परिणाम है कि विगत वर्षों में जो कहीं 2 से 3% तक की भागीदारी थी हमारे जो औपचारिक एमएसएमई सेक्टर है, आज वो तकरीबन बढ़कर के 20% के आसपास हो गया है। तो ये महिलाओं की भागीदारी बढ़ता भागीदारी इस बात को बता रहा है कि महिलाओं में सशक्तिकरण का एक पक्ष यहाँ से भी उभर कर आता है। मतलब ये कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है, तो ये भागीदारी सुनिश्चित करनी ही होगी। तो ये बातें रही। अंततः एक बात और जाते जाते इसमें आप जोड़कर देख सकते हो, चूंकि एमएसएमई को हमने कई दफा कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी विचार जो है वो चलती है, और स्वयं सहायता समूह जिसे आपने हिंदी में कहा, इनफैक्ट कहते हैं, तो उनको भी एमएसएमई से अगर आप जोड़ दिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बता दूं, ये प्रचलित तब हुआ, और ये एक जो एग्जाम्पल का एक नजीर पेश करता है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, लिज्जत पापड़ गुजरात का, और ये अमूल जो है वो गुजरात का। ये सब छोटे स्तर पे ना लोगों के समूह के द्वारा दरअसल शुरुआत किया गया था, और ये आज इतना बड़ा ब्रांड है कि विश्व स्तर पे इसकी जो तूती है वो बोलती है। तो वही कहा जा रहा है कि यदि आप अपने अर्थव्यवस्था के अंदर निहित जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे छोटे छोटे फर्म, छोटे छोटे चीजें हैं, उसको अगर आप इससे जोड़ दें एमएसएमई के सेक्टर से, तो आपके जो अर्थव्यवस्था उसमें चार चांद लगते हुए दिखेगा। और निसंदेह सरकार, चूंकि हम सभी ये बात कर रहे हैं, सरकार के पास बहुत बड़ा एक थिंक टैंक होता है जिसके माध्यम से चीजें स्वचालित होती है। इनफैक्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे नीति आयोग हम लोग कह देते हैं, प्रयासरत होंगे ही इस चीजों को जोड़ने हेतु, इस चीजों को परिकल्पित करने हेतु। फिलहाल हम विशेष तौर पे आज हम लोगों ने ये देखा कि ये थे आज तक, पहले दर्ज कर दूं कि ये थी हमारी आज तक की विश्लेषण का हिस्सा। फिर से अगर थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि आज हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने ये देखा कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है, इसमें एमएसएमई की क्या भूमिका है। शुरुआत में हमने ये समझने का प्रयास किया कि एमएसएमई होता क्या है। तो इसका कैटेगराइजेशन तकरीबन अमाउंट के आधार पे किया जाता है, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अमाउंट बढ़ाया गया है। पहले था कि आप 1.5 करोड़
1 करोड़, फिर था 5 करोड़, फिर 10 करोड़, अब कर दिया गया 2.5 करोड़, 5 करोड़, 125 करोड़ के आसपास। मतलब इतनी कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब इतना निवेश आप कर सकते हो। टर्नओवर की बात करें तो 5.5 से 6 गुना आप कर लो, उतनी ज्यादा होनी चाहिए, 500 करोड़ तक। अगर 125 करोड़ अगर आप मीडियम इंटरप्राइजेस में है तो टर्नओवर आपका 500 करोड़ तक होना चाहिए। अब ये होता है ना, आप ये कह रहे होंगे कि ये निर्धारित क्यों किया गया है एमएसएमई को, क्या इतने पैसे से लेकर के इतने, ये जो टाइम सॉरी ये जो स्पैन बनाया गया है इकोनॉमिकल वैल्यू का, क्यों? क्योंकि सरकार का पूरा उद्देश्य फिलहाल अभी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना, तो खैर उसके लिए अलग पहलू होता ही है। अभी फिलहाल ये है कि जो छोटे छोटे उद्योग है उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। वो तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से चिन्हित कर पाएंगे कि कौन सी कंपनियां छोटी है, कौन सी कंपनियां बड़ी है। और इसी बड़ी छोट की पहचान के लिए एक कैपिटलाइजेशन का फ्रेम, आप स्लैब कह ले, वो बनाया गया है। और अगर आप ऐसा होता है विच मीन्स इस स्लैब के अंतर्गत आपकी जो फर्म है, जो आपकी उद्यमिता है, वो अगर आती है तो सरकार के द्वारा अलग से जो योजनाएं चलाई जा रही ऋण देने का, वो प्रॉपर तरीके से मुहैया हो पाता है। तो फिर हमने ये देखा अंततः बीच में कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं, और भारत के सबसे पहले ये देखा महत्व क्या है, फिर देखा चुनौती क्या है, फिर अंततः हमने ये देखा कि भारत सरकार या फिर भारत की इकोनॉमी के जो भी समर्पित लोग हैं, अगर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहें तो कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। और इस उपाय को भी हम लोगों ने देखा। तो ये थे आज का सेशन जिसे हम लोगों ने विस्तार से देखा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आप एक बार इस सेशन को देखेंगे और कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक तकरीबन अगर आप देखते रह गए, तो निसंदेह आपको जो एक समझ है एमएसएमई को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, वो निसंदेह पुख्ता होगा, मजबूत होगा, यूं कह ले तो सही होगा। और फिर तब जब आप आंसर लिखोगे इस समझ के साथ, तो फिर क्या ही कहना। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। यदि लगता है आपको कि हाँ आप इस सेशन से लाभान्वित हो रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अब तक आपने नहीं किया है तो। और एक थोड़ी सी मुझे भी अच्छा लगे, इसीलिए आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल अगले नए प्रयास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। अंततः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आप सभी को।